चलिए लूसेंट के साइंस के भौतिक विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है, जिसमें पहला टॉपिक है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव आदि। इसमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे विद्युत धारा, ये भी एक अदिश राशि है। ताप, ये भी एक अदिश राशि है। दाब, प्रेशर, ये भी अदिश राशि, ये सभी अदिश राशियां हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, ऐसी भौतिक राशियों को सदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। योग के निश्चित नियम मतलब वेक्टर क्वांटिटीज टू टाइप्स वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, जोड़ के नियम फॉलो करते हैं। पहला अलजेब्रिक एडिशन रूल्स, सेकेंड वेक्टर एडिशन रूल, यानी पहला बीजगणितीय योग और दूसरा वेक्टर सदिश योग, इन दोनों का पालन करते हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। एग्जाम्पल में वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, विद्युत धारा है। जैसे वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी की जरूरत होती है, दिशा की भी जरूरत होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो निश्चित नियमों का अनुसार, निश्चित योग नियमों का अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र आदि। थर्ड है, तीसरी टॉपिक से दूरी, डिस्टेंस। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी निश्चित समय अंतराल में, किसी दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी को, लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी को प्रदर्शित करने के लिए यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और सदैव धनात्मक होती है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। यानी कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। विस्थापन, अगला टॉपिक है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। इसका कैसा मात्रक है? मीटर है। विस्थापन, यानी विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ये एक ऐसी क्वांटिटी जो ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। चाल, यानी स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल की जो फार्मूला है दूरी बटे समय है। यह एक सदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका एसआई मात्रक कैसा है? मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति
सेकंड है। नेक्स्ट है यदि कोई, कुछ विशेष नोट करके, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी, सेम दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो यानी कि दूरी कांस्टेंट है, दूरी और उतनी ही दूरी वो v2 चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल कितना होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इससे हम औसत चाल निकालेंगे। दूसरा है जब वस्तु अपनी यात्रा की आधा समय में v2 चाल से और उसके शेष आधे समय में v2 चाल से, मतलब आधी समय v1 चाल से और शेष आधे समय v2 चाल से। इसमें देखिएगा टाइम फिक्स है, आधा समय जैसे 1 घंटा है तो आधे घंटे में v1 चाल और आधे घंटे में v2 चाल, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? दूरी थोड़ी तय करे उतने समय में, मान लो आधे घंटे में 2 किलोमीटर तय किया और उसी बाद में आधे घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो आधे घंटे में कितना है? यानी टाइम फिक्स है, आधे घंटे में ये, आधे घंटे में ये। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका हम निकालेंगे औसत चाल, जो निकालेंगे v1 प्लस v2 को दोनों जोड़ के आधे से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये औसत चाल निकल आएगा। इसमें टाइम फिक्स है और इसमें दूरी फिक्स है, तो ये 2 फार्मूला है जिससे औसत चाल को कैलकुलेट किया जा सकता है। वेग, वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर, यानी विस्थापन की दर, वहां दूरी तय की गई दूरी की दर, यहाँ एक विस्थापन की दर, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा इसका फिक्स होता है, यानी इसमें दिशा भी रहेगा। तो विस्थापन दूरी में, अगर दूरी को अगर दिशा के साथ लिख दिया जाए तो वो विस्थापन में हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। अगर दूरी को दिशा के साथ लिख दिया जाए तो वो विस्थापन हो जाता है। तो निश्चित दिशा में पर सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, निश्चित दिशा यानी ऐसी दूरी जो निश्चित दिशा में पर सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसका दिशा भी है और परिमाण भी है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी दिशा होती है, यानी जो दूरी दिशा के साथ हो वो विस्थापन हो जाता है, और जो चाल दिशा के साथ हो वो वेग हो जाता है, यानी वेलोसिटी हो जाता है। त्वरण, एक्सीलरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। यह एक सदिश राशि है, एक ऐसी राशि है सदिश, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यह समय के साथ वस्तु के वेग घटता है, एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी विमा यम यल टी माइनस 2, यम 0 यल टी माइनस 2 होती है। अब हम इसके, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है, यानी कि उस पे जो त्वरण है वो ऋणात्मक कार्य कर रहा है। त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी त्वरण ऋणात्मक होगा, जीरो होगा और धनात्मक भी होता है। तो यह त्वरण वस्तु के साथ समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक है, और ऐसे त्वरण को हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको रिटार्डेशन कहा जाता है। वेग एक समान हो, यानी त्वरण का मान 0 होगा, यानी वेग एक समान हो पूरे यात्रा के दौरान अगर वेग एक समान है, वेग घट नहीं रहा है ना बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में त्वरण का मान 0 होगा। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति। मंदन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है घर्षण बल। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पिंड एक ही समय में 2 गतियां करे, एक तो वो क्षैतिज गति करे, दूसरा उदग्र गति करे, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को आसमान में हाथ से फेंके तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति करेगा। और ऐसे पिंड वक्रीय गति करेंगे। कैसे? प्रक्षेप गति कैसी है? वक्रीय गति का बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इसमें पिंड और वेग, परिमाण एवं दिशा दोनों साथ साथ बदलते हैं। इसमें जो पिंड हम फेंकेंगे आसमान में उसका वेग भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी, यानी समय के साथ दिशा और वेग दोनों परिवर्तित होगा। इसका कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर, एक समतल में पूरा वक्र पथ, ऐसा इसका पथ कैसा होगा? वक्रीय पथ धारण करेगा। और वक्र का क्या नाम होगा?
परवलयाकार। ये कैसा वक्र का करेगी? परवलयाकार। और इस वक्र तथा पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जो ये पथ, ये पिंड जो पथ जो पथ ये चलेगा उसे प्रक्षेप पथ कहते हैं। और ये पथ कैसा होगा? परवलयाकार। कैसा होगा? परवलयाकार। तो इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज उदग्र, तो ऐसे पिंड को प्रक्षेप गति कहते हैं। ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इसमें पिंड के वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। इस कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। इस वक्र पथ को प्रक्षेप पथ का, इस वक्र पथ का जो आकार होता है वो परवलयाकार होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो है, अगर प्रक्षेप गति यानी मैक्सिमम दूरी, रेंज का इसमें एक पॉइंट आता है रेंज। रेंज मीन्स होता है कोई भी वस्तु को हम फेंके और वो जाके कितना दूर जाके गिरती है, उसे उस रेंज कहते हैं। तो ऐसी गति में अगर हम अपने क्षैतिज से, अपने हाथ में अगर भाला को फेंके क्षैतिज से 45 डिग्री पे, अगर 45 डिग्री पे क्षैतिज से हम कितने डिग्री पे फेंकें? थीटा क्षैतिज से अगर 45 बना रहा हुआ, 45 डिग्री से फेंकें तो वो मैक्सिमम प्रक्षेप यानी रेंज मैक्सिमम होगा। उसका प्रक्षेप जो दूरी होगी सबसे मैक्सिमम होगी। 45 डिग्री क्षैतिज से फेंकें, जैसे हम भाला 45 डिग्री बनाते हुए क्षैतिज से अपने हाथ से उठा के फेंकें तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये मैक्स होगा रेंज। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ऊर्ध्व में क्या करेंगे। अगर हम थीटा को 90 डिग्री बना के भेजें, यानी कोई वस्तु हम क्षैतिज से 90 कोण पे फेंके तो वो मैक्सिमम ऊंचाई गेन करेगी, मैक्स ऊंचाई गेन करेगी। प्रोजेक्टाइल का जो सबसे पीक पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा अगर 90 डिग्री बना के क्षैतिज से भेजें तो। ये 2 पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा और प्रत्येक बिंदु को बदल जाती है, यानी क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, दिशा बदलती रहती है। आपको पता है एक सर्किल पे कोई पिंड अगर यहाँ पे है तो इधर इसकी गति है, अगर यहाँ पे है मान लो ये पर है तो गति इस डायरेक्शन में है, बी पर है तो इसकी गति इस डायरेक्शन में है, सी पे है तो इसकी गति इस डायरेक्शन पे है, डी पे है तो इसकी गति का डायरेक्शन इस पे है। यानी वेग की दिशा जो है लगातार बदलता रहता है। वृत्तीय गति में पिंड का जो है, पिंड का दिशा लगातार बदलता रहता है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। त्वरण की जो दिशा होगी वेग की दिशा के लंबवत होगा। त्वरण मान लीजिए कि एक वृत्त है और अगर वेग की दिशा अगर इस साइड में है तो त्वरण की दिशा ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए सेंटर की तरफ लगेगा या बाहर से 90 डिग्री बनाते हुए लगेगा, यानी वृत्त के अंदर केंद्र की तरफ लगेगा या बाहर लगेगा। और वेग से 90 डिग्री बनाते हुए हमेशा सदैव उसकी दिशा, त्वरण की दिशा सदैव 90 डिग्री बनाते हुए लगेगा। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को डोरी से बांधिए और वृत्तीय पथ पर उसको घुमाइए। डोरी टूट जाने पर आप ऑब्जर्व करेंगे, डोरी को किससे बांधिए? डोरी को बांधिए एक धागे से, एक डोरी को बांधिए और वृत्ताकार पथ पे घुमाइए और डोरी टूट जाए। देखेंगे आप डोरी टूट जाएगी, यानी ऐसे करने डोरी कब टूटती है आपको पता होगा। डोरी हम जब कोई पिंड जब वृत्तीय पथ पे गति करती है तो एक केंद्र की तरफ बल लगता है, केंद्र के बाहर की तरफ बल लगता है। केंद्र के अंदर की तरफ जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर अपकेंद्रीय बल का मान कम हो जाए, अपकेंद्रीय बल जब हम किसी पिंड को हाथ से पकड़ के घुमाते हैं तो जो हम हाथ द्वारा रस्सी पे जो बल लगाते हैं उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो पत्थर को वृत्तीय पथ पे घुमाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब हम बहुत तेज लगा दें और डोरी वीक हो और डोरी टूट जाए, फिर अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा हो जाएगा और अपकेंद्रीय बल उस पिंड को वक्रीय पथ पे वो पिंड उड़ जाएगा, पत्थर वो वक्रीय पथ पे उड़ जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा हो जाएगा और वो बाहर की तरफ स्पर्श दिशा होगा उसी दिशा में, जिस दिशा में उसका दिशा होगा, यानी कि वृत्तीय पथ पर दिशा हमेशा बदलता रहता है वेग की, तो जिस समय उसका जो दिशा होगा उस दिशा से स्पर्श करते हुए वृत्त के स्पर्शीय बिंदु से होकर ऐसे उड़ जाएगा। अब हम कोणीय वेग पढ़ेंगे। कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि वृत्तीय गति। अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पिंड सपोज ए पे है और वो टी समय बाद में बी पे पहुंचता है, ए से बी पे पहुंचता है, ए से बी पर पहुंचता है, तो ए से बी तक पहुंचने में थीटा केंद्र पर थीटा कोण घूमेगा। मान लीजिए थीटा कोण घूमा और समय टी में घूमा, तो थीटा अपॉन टी, समय के साथ जो एंगल का परिवर्तन हुआ वही तो वेलोसिटी होगी। और इस वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय वेग इक्वल टू होता है टी समय में जो एंगल सेंटर पे जो मूवमेंट होगा, एंगल जो बनाएगा, उसे हम उस एंगल और समय के अनुपात को हम कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब कोणीय वेग की यूनिट क्या होती है? कोणीय वेग की यूनिट क्या होती है? तो हम कहेंगे थीटा जो है रेडियन प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स कह सकते हैं कि इसका जो है कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, रेडियन प्रति सेकंड कहेंगे, रेडियन प्रति सेकंड कहेंगे। कोणीय वेग, वृत्तीय गतिशील कण वृत्तीय केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी वृत्त के मार्ग पर, अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। वृत्तीय मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण के वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे कण को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ओमेगा इक्वल टू जो ये फार्मूला पढ़ते हैं 2 पाई एन कैसे आया, 2 पाई एन कैसे आया। तो इसको देखते हैं। मान लीजिए एक सेकंड में कोई पिंड एन चक्कर लगाता है। अब हमको पता है कि एक चक्कर लगाने पर वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा। एक चक्कर पूरा करने पर, परिधि पे एक चक्कर पूरा मार दो तो केंद्र पे कितना एंगल बनेगा 360, और 360 को हम 2 पाई लिखते हैं। कितना पाई लिखते हैं 2 पाई। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हो जाएगा। यानी 2 पाई केंद्र पर कोण बनेगा। और यन चक्कर लगाते हैं तो यन हो जाएगा। तो टोटल कितना कोण बनाएंगे 2n, 2 पाई और मल्टीप्लाई यन, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई यन हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल लगाने में काम आता है। यानी ये व्यंजक जो है सीधा ऑप्शन में व्यंजक लिखे जाएंगे 4, और ऑप्शन पूछ सकता है या न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ऐसा रेलवे के एग्जाम या और छोटा न्यूमेरिकल आता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई यन होता है। अब 2 पाई यन कहां से आया इसको समझिएगा। अब यदि कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका अगर त्रिज्या r हो, त्रिज्या क्या हो r हो, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध हम निकालेंगे व्यंजक। तो हमको पता है b इक्वल टू होता है ओमेगा r। ये कैसे आया इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम परिधि पे देखते हैं। एक वृत्त है, अगर वृत्त मानते हैं एक चक्कर में 2 पाई r, हमें पता है वृत्त का परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। कितना होता है 2 पाई r होता है। यानी एक चक्कर में, अब हम देखते हैं परिधि पे कितना। अभी तक हम केंद्र पे देखते थे कि एक चक्कर में केंद्र पे जो कोण बनता है वो 2 पाई बनता है। अब हम परिधि पे देखते हैं कि एक चक्कर में 2 पाई r दूरी, r त्रिज्या है वृत्त का, यानी जिस वृत्तीय पथ पे गति करेगा उसका त्रिज्या r है। अब 2 पाई r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। यानी एक चक्कर में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और n चक्कर लगाएगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r। ये कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू एन हो जाएगा। और इसी को हम क्या कह देंगे b कह देंगे। क्या कह देंगे b कह देंगे। यानी b इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r एन हो जाएगा। तो इसे हम 2 पाई r, b को हम क्या कर देंगे 2 पाई r हो जाएगा और एन हो जाएगा। इसी को 2 पाई r एन कह देंगे। तो इस तरह 2 पाई r एन कह देंगे इसको। अब ये n पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई r n हो जाएगा। यानी 2 पाई n हम लिख देंगे इसको कुछ इस तरीके से, इसको लिख देंगे हम। इसको किस तरीके लिख देंगे b इक्वल टू 2 पाई n r लिख देंगे। अब हम 2 पाई n को जानते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई n लिख देंगे। और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट तो b बराबर ओमेगा r हो जाएगा। यानी बराबर 2 पाई n होता है तो b बराबर ओमेगा। यहाँ से ये रिलेशन आता है, यहाँ से ये
रिलेशन निकल के आता है, यानी कोण रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। 4 ऑप्शन देगा, उन चारों ऑप्शन को देके क्वेश्चन पूछ लेगा। पाई का मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी पाई का मान गणना। नेक्स्ट है न्यूटन के गति